सदैव हम सबके साथ रहता है। आदरणीय सविता कपूर जी कैंट क्षेत्र की विधायक हैं, विनोद उनियाल जी, स्वराज विद्वान जी, मधु भट्ट जी, हिमानी जी और पीछे हमारी सभी प्रवक्तागण और सभी पदाधिकारी और सामने पीछे भी वहाँ बैठे हैं। तो आप सभी को पता है कि 16, 17 और 18 3 दिन जो नारी शक्ति बंधन अधिनियम भारत की संसद ने 2023 में पारित किया था और उसमें प्रावधान किया गया कि 33% आरक्षण मातृशक्ति के लिए सुनिश्चित किया जाएगा और उसी को लेकर ये संसद का सत्र, विशेष सत्र बुलाया गया था और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प के अनुसार उनके सभी फैसलों में, सभी निर्णयों में 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद हमेशा नारी शक्ति को हमेशा उन्होंने प्राथमिकता दी और हमारी संस्कृति भी कहती है, हमारे शुरू से जो हमारी विरासत है, हमारे संस्कार हैं, उसमें भी नारी के पूजन का कहते हैं, यत नारस्तु पूजन्तु रमन्तु तत्र देवता। ये हमारी भारत की संस्कृति रही है और इसी को आत्मसात करते हुए ये अधिनियम पारित हुआ था। लेकिन जिस प्रकार से संसद की कार्रवाई में कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के सभी सहयोगी दल, डीएमके, टीएमसी, समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टियां जो एनडीए अलायंस की गठबंधन की, क्या हाथ क्यों दिखा रहे थे? अच्छा, सभी एनडीए अलायंस के जितने भी गठबंधन थे, जो गठबंधन है, उन्होंने जिस प्रकार का महिलाओं के प्रति जिस प्रकार का व्यवहार किया, अपनी जिस प्रकार की बातें करी, जिस प्रकार से इस पूरे मुद्दे को भटकाया है सच में। और एक तरफ प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ सबका विकास इस मूल मंत्र पर चलते हुए जो देश की आधी आबादी है, उस आधी आबादी को उनका हक देने के लिए, पूरा हक उनको मिले, उनके 100% सुरक्षा भी हो, उनका सशक्तिकरण भी हो और देश के नीति और निर्णयों में उनकी भागीदारी भी हो और सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर चलते हुए और विकसित भारत के निर्माण में हमारे देश की मातृशक्ति अपना योगदान दे सके, उसी के लिए ये एक सत्र बुलाया गया था और ये बहुत महत्वपूर्ण अवसर था। एक युगांतकारी निर्णय होने जा रहा था जिसको पूरी दुनिया देखती है और किसी को श्रेय लेने की कोई बात नहीं थी। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं अपने वक्तव्य में कहा कि सभी दल अगर इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेंगे, सभी महिलाओं के अधिकारों को देने के लिए अपनी सहमति व्यक्त करेंगे, एक मत से सब लोग जो है आगे आएंगे, तो सबको श्रेय मिलेगा। किसी एक दल को कोई श्रेय मिलने जैसी बात नहीं थी। यह अवसर हमारी मातृशक्ति को, हमारी बहन को, बेटियों को, हमारी मातृशक्ति को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय हो सकता था, लेकिन इनके विरोध के कारण कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके और इन्होंने इस ऐतिहासिक अवसर का जिस पुरजोर तरीके से विरोध किया और विरोध करने के बाद, जैसा अभी रुचि भट्ट जी ने कहा, जब वो संसद में वो विधेयक गिर गया और गिरने के बाद जिस प्रकार से उन्होंने जश्न जैसा मनाया, ऐसा लगा कि उन्होंने सारी मातृशक्ति को हरा दिया है, जबकि इतिहास इस बात का साक्षी है कि मातृशक्ति कभी हारती नहीं है। मातृशक्ति तो सबको जो है कहीं ना कहीं जहां से मातृशक्ति शुरू होती है वहीं से सब कुछ शुरू होता है, वहीं से सृष्टि आगे बढ़ती है। और एक तरफ इनको ये करना ही चाहिए था,
एक अवसर था इनके पास कि शक्ति को महिलाओं के हक में आकर, जो हमेशा से इन्होंने देश की आजादी के बाद हमेशा महिलाओं का विरोध किया है, महिला अधिकारों का हनन किया है, महिलाओं का उत्पीड़न किया है, और इसमें भी सकारात्मक भूमिका निभाने की बजाय उन्होंने अपने स्वार्थ को प्राथमिकता दी। और एक देश हित में जब हम आज विकसित भारत के संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां आज हमारी मातृशक्ति अपना योगदान नहीं दे रही है? केवल योगदान ही नहीं दे रही है, बल्कि बढ़ चढ़कर योगदान दे रही है। जहां भी उनको मौका मिला है, उन्होंने अपने परिश्रम से, अपने कौशल से ये दिखाया है कि वो किसी भी क्षेत्र में कहीं भी किसी से कम नहीं है। और इनको देश हित में सोचना चाहिए था, लेकिन इन्होंने दल के हित में सोचा, क्योंकि इनके परिवारों की तो सारी महिलाएं आज संसद में और विधानसभाओं में हैं। सामान्य परिवारों से जब महिलाओं को भागीदारी देने की बात आई तो इस प्रकार से विरोध करने लगे, और इन दलों का विरोध केवल संसदीय प्रक्रिया तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये स्पष्ट संकेत गया कि महिलाओं के अधिकारों के प्रश्न पर भी ये गंभीर नहीं है। और 18 अप्रैल को जो संविधान का 131वां संशोधन विधेयक पारित न हो पाना, इसी नकारात्मक और बाधक जो राजनीति है उसी का परिणाम है। और भारतीय जनता पार्टी का ये स्पष्ट दृष्टिकोण रहा है कि महिलाओं को निर्णय निर्माण की मुख्य धारा में लाना बहुत जरूरी है, अति आवश्यक है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम के माध्यम से जो लंबे समय से, दशकों से लंबित मांगे थी, उस मांग को पूरा करके सिद्ध किया गया कि महिलाओं को अधिकार देना उनका संवैधानिक अधिकार है। संविधान का 131वां संशोधन विधेयक का उद्देश्य अत्यंत स्पष्ट था। महिलाओं को 33% का लाभ यथाशीघ्र 2029 के बाद हर चुनाव में मिलना था, चाहे लोकसभा के चुनाव होते या लोकसभा के बाद किसी भी राज्य की विधानसभा के चुनाव होते। और विशेष रूप से इसे 2029 के आम चुनाव से लागू करने की दिशा में एक बहुत बड़ी पहल थी। और इस विधेयक के माध्यम से कुछ भ्रांतियां भी फैलाई जा रही हैं। जैसे एक बार इन्होंने कहा कि देश का संविधान समाप्त हो जाएगा, देश में ये व्यवस्था समाप्त हो जाएगी, नई व्यवस्था लागू हो जाएगी। उसी प्रकार से इसमें भी देश की जनता को गुमराह करने के लिए तमाम प्रकार के अनर्गल बातें इसमें कही गई हैं। और इस विधेयक के माध्यम से जनगणना और परिसीमन के कारण होने वाली संभावित देरी को समाप्त करने का भी प्रयास किया गया। और विशेष रूप से गृह मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में सभी जो भी शंकाएं संसद सदस्यों की थी, अन्य राजनीतिक दलों की थी, उसको स्पष्ट रूप से उनकी शंकाओं का समाधान भी उन्होंने अपने वक्तव्य के माध्यम से किया था। क्योंकि इस विधेयक का लक्ष्य था कि महिलाओं को उनको अधिकारों के लिए अनावश्यक रूप से और प्रतीक्षा न करनी पड़े। लंबा कालखंड हो गया। इसके विपरीत कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने तमाम प्रकार की आपत्तियां लगा दी कि ये टेक्निकल प्रॉब्लम है, और प्रतिक्रियात्मक बहानों के माध्यम से इस पूरी प्रक्रिया को बाधित करने का काम किया, झूठे तर्क फैलाए, भ्रम फैलाया, और महत्वपूर्ण जो विषय था उसको राजनीतिक विवाद का रूप देने का प्रयास किया। जैसे परिसीमन को लेकर इनके द्वारा जो आशंकाएं व्यक्त की गई वो तथ्यों पर आधारित नहीं है। और परिसीमन एक संवैधानिक दायित्व है जिसका उद्देश्य जनसंख्या के अनुरूप संतुलित और न्याय संगत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है। और जो व्यवस्था इसमें प्रस्तावित की गई है सभी राज्यों के लिए, जैसे ये भी फैलाने का प्रयास किया गया कि कुछ राज्यों को कम प्रतिनिधित्व मिलेगा, कुछ राज्यों को अधिक मिल जाएगा, कहीं पर जो है कम भागीदारी होगी, तो इसमें सभी राज्यों के लिए समान अनुपात में सीटों की वृद्धि का प्रावधान था। इससे किसी भी राज्य को कोई नुकसान नहीं हो रहा था। विशेषकर जो उन्होंने दक्षिण भारत में कहा कि
दक्षिण भारत में सीटें कम हो जाएंगी, तो उनके हितों पर भी कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा था। और बहुत जब महिला अधिकारों की बात होने लगी तो समाजवादी पार्टी एक नई बात लेकर आ गई, और नई बात के धर्म आधारित आरक्षण की मांग उठा दी उन्होंने, जो कि इस भारत का संविधान कभी भी इसके आधार पर कोई आरक्षण हो ही नहीं सकता है। भारत के संविधान में कहीं कोई प्रावधान नहीं है कि धर्म के आधार पर कोई आरक्षण होगा, बल्कि यह मूल मुद्दे से जो ध्यान भटाना था उसका प्रयास था। और इस प्रकार की मांगें केवल और केवल तुष्टीकरण की राजनीति को दर्शाती हैं, जो ये बरसों बरसों से करते आए हैं। एक वर्ग विशेष की बात करके केवल अपने वोट बैंक को साधने का प्रयास है, और संविधान के जो मूल्य हैं, संविधान के मूल्यों के विपरीत है। और कांग्रेस का ऐतिहासिक रिकॉर्ड भी इस संदर्भ में बहुत ही इसी प्रकार का रहा है। दशकों तक इन्होंने अपने समय में, आप सबको पता है कि देश की आजादी के बाद 60 वर्षों तक इस देश की सत्ता पर कांग्रेस पार्टी काबिज रही है, और इन 60 वर्षों में भी लगातार 55 वर्षों तक इनके परिवार का ही, एक ही परिवार का शासन रहा है। और जब नहीं भी रहा है तब भी कहीं न कहीं किसी न किसी माध्यम से उन सरकारों को इनके परिवार के द्वारा संचालित किया गया है। और लंबे समय तक, दशकों तक महिला आरक्षण को लंबित रखना उनके राजनीतिक दृष्टिकोण और उनकी प्राथमिकताओं को दर्शाता है कि महिलाओं के प्रति उनकी क्या सोच है, क्या दृष्टिकोण है। शाहबानो प्रकरण में मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के विरुद्ध खड़ा होना, जब सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय देता है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को भी पलटना, उसमें भी संशोधन करवा देना, और 3 तलाक समाप्त करने के प्रयासों का विरोध करना। जब प्रधानमंत्री जी 3 तलाक जैसी कुप्रथा को समाप्त करने का निर्णय ले रहे थे, उस समय भी इन्होंने विरोध किया। ये इनकी इस मानसिकता को दर्शाता है, यह दिखाता है कि महिलाओं के अधिकारों के प्रश्न पर उनका रूप समय समय पर विरोधाभासी रहा है। इसके अतिरिक्त कांग्रेस के और उसके सहयोगी दलों ने कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय निर्णयों पर, जब भी कोई बड़े काम देश हित में जब भी निर्णय लिए गए हैं, उस समय इन्होंने हमेशा केवल विरोध की राजनीति की है। कोई भी विधेयक आया है उसका विरोध किया है, चाहे इसमें 3 तलाक का उन्मूलनकारी कानून हो, सीएए का कानून, नागरिक संशोधन अधिनियम हो, और कश्मीर के अंदर धारा 370 समाप्त करना हो, ऐसे निर्णय हो, या जीएसटी जैसे आर्थिक सुधार शामिल हो, या अभी जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। इस समय में आप सबको पता है कि जो वोटर लिस्ट है, वोटर लिस्ट को शुद्धि का, वोटर लिस्ट को ठीक करने का जो काम चल रहा है, उसका विरोध करना हो, तो ऐसे सुधारों के समय में राष्ट्रीय सुरक्षा और राजनीतिक निर्णयों पर कांग्रेस और इनके समर्थक दलों ने बार बार प्रश्न चिन्ह उठाए हैं, बार बार विरोध किया है। इससे स्पष्ट होता है कि इनका विरोध हमेशा नीतिगत कम होता है और राजनीतिक अधिक होता है, कि अच्छे काम नहीं होने देने हैं। हर अच्छे काम में कहीं न कहीं बाधा बनना है, बैरियर खड़ा करना है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट किया है कि महिलाओं की भागीदारी राष्ट्र निर्माण की अनिवार्य शर्त है, और उन्होंने सभी दलों से अपील की कि वे दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस विषय को राष्ट्रीय दृष्टिकोण से सोचें। उन्होंने यह भी कहा कि महिलाओं को अधिकार देना किसी प्रकार का उपकार नहीं है, बल्कि एक ये स्वाभाविक और संवैधानिक अधिकार है। यह दृष्टिकोण सरकार की नीतियों और निर्णयों में भी निरंतर परिलक्षित होता है। और आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी स्पष्ट किया कि परिसीमन से भी किसी राज्य का कोई नुकसान नहीं होगा। उन्होंने ये भी भरोसा दिलाया कि जो एक प्रकार की भ्रांति फैलाई जा रही थी कि दक्षिण में सीटें कम होंगी, वहां का प्रतिनिधित्व पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा,
संतुलित बना रहेगा। एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य का सिद्धांत लोकतंत्र की आधारशिला है। इन्हीं विधेयकों के माध्यम से इस सिद्धांत को और अधिक प्रभावी बनाने का ये प्रयास किया जा रहा था।